उन्हें कतार में खड़ा कर दिया और जब फटकारता हुआ कहने लगा, बताओ किसने कटार को लिया है। अब कोई भी नहीं कह रहा कि मैंने ली है। उसने पहरेदारों से कहा, तुम दोनों कहाँ मर गए थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत अद्भुत नजारा देखा है कि कल एक अजीबो गरीब आदमी आपके कमरे से निकला और ऊपर उड़ गया। जरूर वही आपकी कटार लेकर गया होगा। ऐसे अनहोनी बात सुनकर जागीरदार का पारा और भी चढ़ गया। एक तो हमारी कटार गायब कर दी और ऊपर से यह मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो। जरूर तुम सब सो गए होगे और जो बाजार में हमें धमकियां दे रहे थे उन्हीं में से किसी ने कटार को चुरा लिया है। मैं तुम सब कमीनों की छुट्टी करता हूं। हमें ऐसा नमक हराम नौकर नहीं चाहिए। अब मैं नए नौकर भर्ती करूंगा जो वफादार हूं। ऐसा कहकर उसने कोड़ों से सारे नौकरों की कसकर पिटाई लगाई और उनकी छुट्टी कर दी। सभी नौकर पिटाई होने पर भी मन ही मन खुश होते हुए वहां से चले गए। इधर वह अजीब और गरीब इंसान फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां मंत्री ने विक्रम को छोड़ा था। मंत्री जी तो वहीं डेरा जमाए बैठे थे, विक्रम का इंतजार करते रहते थे। वहां पहुंचकर उसने दो तीन फिरकियां खाई और पुनः विक्रम बन गया और मंत्री जी से बोला, चलिए पिताजी अब घर चलें। आपको 1,000 की जगह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। अब घर चलते हैं। लेकिन कहा गया है ना कि एक बार जिसे लालच लग जाए फिर वह उसमें फंसता ही चला जाता है। यही हाल मंत्री जी का हुआ। एकाएक इतनी रकम मिल जाने से उनका लोभ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वह हट पर उतर आए, नहीं बेटा, एक बार और थोड़ी कमाई कर लो। विक्रम उनके लालच पर हतप्रभ होकर बोला, पिताजी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है और वहां से निकलकर आ पाया हूं। अब और नहीं। मंत्री जी ने कहा, बेटा, बस एक बार मेरी बात और मान लो। विक्रम को अपने पिता की धन लोलुपता पर बहुत दुख हुआ और यह सोचकर अफसोस भी हुआ कि इन्हें अपने बेटे की जान के आगे धन ज्यादा प्यारा लगने लगा है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं एक ऊंट का रूप धारण करता हूं। आप मुझे ले जाकर बाजार में बेच दीजिएगा। लेकिन याद रहे, अब यह अंतिम अवसर है। मैं अपनी जान से भी हाथ धो सकता हूं। इतना कहकर उसने मन ही मन में कुछ मंत्र पढ़े और दो तीन फिरकियां खाईं। अब वहां पर एक उत्तम नस्ल का अत्यंत उम्दा ऊंट खड़ा था। मन ही मन में हर्षित होते हुए मंत्री जी उसे लेकर बाजार में चल पड़े। बाजार में अत्यंत चहल पहल मची हुई थी। जैसे ही मंत्री जी उस ऊंट को लेकर बाजार में पहुंचे, ऐसे अद्भुत नस्ल के ऊंट को देखकर सभी की निगाहें उस पर टिक गईं और खरीदार मधुमक्खियों की तरह उनके आसपास इकट्ठे होने लगे। फिर वही बात हुई, उसके दाम एक से बढ़कर एक लगने लगे। उसी समय वही जागीरदार भी बाजार में आया। उसने सोचा, शायद मुझे ऐसी दूसरी कटार मिल जाए। लेकिन जब उसने मंत्री को देखा तो उसने पहचान लिया और वह प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, क्या आप मुझे वैसी कटार फिर से लाकर दे सकते हैं। मंत्री ने कहा, मेरे पास कटार तो नहीं है, मगर यह ऊंट है। उसने उस ऊंट को देखा तो कटार को भूल गया। अब वह ऊंट के ऊपर रेज गया था। ऐसा ऊंट सभी की निगाहों में चढ़ा हुआ था, लेकिन कीमत भी तो एक हद तक ही दी जा सकती थी। सनक की हद तक जाने वाला तो वही जागीरदार ही था। उसका नाम चमकना चाहिए कि जागीरदार के पास ऐसी अद्भुत चीज है, बस पैसे चाहे कितने भी लग जाए। मंत्री भी एक चतुर खिलाड़ी बन चुके थे। सामने वाला क्या सोच रहा है यह वह फौरन ही जान लेते थे। उसी के अनुसार अपनी योजना बनाते थे। उन्होंने दाम खूब चढ़ा चढ़ा कर बताया। खरीदारों ने भी बढ़ बढ़कर बोलियां लगाई। आडंबर पसंद जागीरदार ने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में वह ऊंट फिर खरीद लिया। ऊंट लेकर वह चल दिया। अभी बाजार से निकला ही था कि हलवाई ने उसे देखा। हलवाई बाजार में आ रहा था। जैसे ही हलवाई ने ऊंट को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई।
उसकी तांत्रिक दृष्टि में विक्रम की तस्वीर झिलमिला रही थी। तांत्रिक की आंखों की तरफ ऊंट के रूप में विक्रम ने देखा तो वह सहम उठा। हलवाई ने डपटते हुए कहा, यह ऊंट कहां से ले आए हो? यह तो मेरा है। जागीरदार भी कम हिकड़ नहीं था। उसका हाथ खुला हुआ था। नौकरों की पिटाई लगाते लगाते वह बिगड़ गया था। तुरंत ही वह आक्रामक मुद्रा में आ गया। एक गंभीर और अत्यंत गरिष्ठ गाली देकर छाती ठोक कर बोला, मैं जागीरदार हूं, जागीरदार। किसी में इतने दम नहीं जो इतनी रकम देकर यह ऊंट खरीद सके। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर मैं इस ऊंट को लेकर आ रहा हूं, और तू कहता है कि यह ऊंट तेरा है। तेरी चमगादड़ जैसी शक्ल बता रही है कि तूने सपने में भी ऐसा ऊंट नहीं देखा होगा। पता है, इससे पहले मैंने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की कटार खरीदी थी। हलवाई चौंक कर बोला, 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की कैसी कटार होती है? तुम झूठ बोल रहे हो। और भी भन्नाते हुए उसने बताया, वह हीरों से जड़ी हुई थी। हलवाई उसे उकसाते हुए बोला, तो फिर कहाँ है? मुझे भी दिखाओ। हो ही नहीं सकती तुम्हारे पास। वह तो चोरी हो गई थी। और बाहें चढ़ाते हुए बोला, मुझ पर शक करता है? मुझ पर? जानकारी तो हलवाई को मिल ही गई थी। अब उसने देखा कि यह तो उल्टा पासा पड़ गया है। इस पागल की कोई बड़ी बात नहीं कि मार बैठे। मामला भांप कर वह तुरंत पलटी मार गया और मीठे स्वर में बोला, भाई नाराज क्यों होते हो? बिल्कुल ऐसा ही ऊंट मेरा था। मुझे भ्रम हो गया है। चलो छोड़ो भाई, मुझे माफ कर दो। मैं भी मूर्ख हूं जो जागीरदार को नहीं पहचान पाया। भाई मैं मूढ़मती हूं जो आपको साधारण इंसान समझ बैठा। आपका नाम तो दूर दूर तक फैला है, भला कौन नहीं जानता। मैंने तो खुद आपकी कीर्ति के गीत सुने हैं। जबकि हलवाई ने अभी अभी जागीरदार की बातों से ही जाना था कि वह जागीरदार है। जागीरदार के उबलते उफनते क्रोध पर हलवाई की स्तुति के ठंडे छींटे पड़े तो उसके अहम को तो तृप्ति मिल गई। तृप्ति क्या मिल गई, बल्कि वह तो गदगद हो गया और उसके मन में हलवाई के प्रति भ्रातृत्व की भावना जागृत हो उठी और मन में हलवाई के लिए ममता और प्यार का सागर हिलोरे मारने लगा। अति सर्वत्र वर्ज्यते। कहां तो वह मार पिटाई करने को तैयार था और कहां यह रूप। तभी तो वह सनकी था। तुरंत ही किसी भी भावना की चोटी पर पहुंच जाता था। हलवाई अपने कल्पित ऊंट को याद करके रोने लगा। कहने लगा, वह ऊंट मुझे बहुत प्यारा था। उसके दुख से जागीरदार की आंखें भी भर आई। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई रो मत। तुम यह ऊंट मुझसे ले लो। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। मैं दूसरा ले लूंगा। वह व्यक्ति तो ऐसे ही अद्भुत चीजें लेकर आता है। हलवाई ने पूछा, वह व्यक्ति देखने में कैसा है जिससे तुमने ऊंट लिया है? जो हुलिया जागीरदार ने बताया, हलवाई ने तुरंत पहचान लिया और मन ही मन में कह उठा, कमबख्त मंत्री और विक्रम, तुम दोनों ने इस विद्या को व्यापार बना लिया है। अब तुम देखना इसका अंजाम। हलवाई ने कहा, भाई मैं तुम्हें 11,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। चलो मेरे साथ मेरे घर। यह ऊंट मुझे दे दो, तुम दूसरा ले लेना। जागीरदार और हलवाई का यह सौदा सुनकर ऊंट बना हुआ विक्रम कांप उठा कि अब तो मैं कसाई के हत्थे फिर से चढ़ रहा हूं। हलवाई ऊंट को लेकर घर आया, उसे बांध दिया और अपने आप जागीरदार को असरफियां देने चला गया। उसी समय माया किसी काम से बाहर निकली। उसने ऊंट को देखा तो उसकी आंखों के सामने विक्रम की तस्वीर थी और वह बुरी तरह से घबरा गई कि यह कहां से फिर से मरने आ गया। उसने चोर नजरों से इधर उधर देखा और नीटू को बुलाया। उसके हाथ में कुछ रुपए रखते हुए बोली, तुम सभी बच्चे इस ऊंट को खोलकर उस तालाब के पार कर आओ। इन रुपयों की कोई चीज लेकर
तुम सभी खा लेना। बच्चों को पसंदीदा काम मिल गया था। वह ऊंट को खोलकर भगाने लगे। ऊंट सरपट भागता हुआ जा रहा था। माया अंदर भागी कि हलवाई को बातों में उलझाकर थोड़ी देर रोक ले। हलवाई ने जागीरदार को स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। तभी उसने देखा कि ऊंट गायब है। वह चिल्लाया, माया, माया, यह ऊंट कहाँ गया? क्या तुमने देखा है? माया बोली, बापू मैंने तो नहीं देखा। फिर वह बोली, बापू अभी आए हो, पानी पी लो, खाना खा लो। ऐसा कहकर वह हलवाई को रोकने के लिए आगे खड़ी हो गई। हलवाई ने उसे धक्का दिया और वह बड़ी तेजी से भागा। उसे बड़ी दूर ऊंट भागता हुआ दिखाई दिया। हलवाई ऊंट से ज्यादा तेज भाग रहा था। उनमें फासला कम होने लगा था। माया भी पीछे पीछे भागती हुई आई थी और वह दिल थाम कर देखने लगी थी। फासला खत्म हो चुका था और हलवाई ऊंट को पकड़ने ही वाला था कि ऊंट उस तालाब में घुस गया। उसके पीछे पीछे हलवाई भी तालाब में घुस गया। कैसे भी पीछा छूटते ना देखकर ऊंट ने वहीं गिरकर 2-3 पलटियां खाई और वह मछली बनकर तालाब में गायब हो गया। तो उसने भी 2-3 पलटियां खाई और बगुला बनकर ढूंढ ढूंढ कर गपागप मछलियां निगलने लगा। शीघ्र उसने तालाब से मछलियां लगभग निपटा दी। अब 1-2 मछलियां ही रह गई थी। वह उन्हीं को ढूंढ रहा था। जैसे ही मछली बने विक्रम का नंबर आया तो वह मछली एकाएक हवा में उछली। उसने 2-3 पलटियां खाई और कबूतर बनकर आकाश में फुर से उड़ गया। जैसे ही बगुले ने यह देखा, उसने भी हवा में पलटियां खाई और वह बाज बनकर उस कबूतर के पीछे आकाश में उड़ता हुआ चला गया। कबूतर अपनी पूरी शक्ति से उड़ रहा था। अब तो उसकी जान पर बनी हुई थी। पीछे बाज मौत की तरह लगा उड़ता चला आ रहा था। दोनों ही तरफ पूरा जोश था। एक तरफ अपनी जान बचाने की जी तोड़ कोशिश थी, तो दूसरी तरफ पैशाचिक वृत्ति की तुष्टि और दंड देने की प्रबल हठधर्मिता। कबूतर घंटों उड़ा पर उसे कहीं बचने का उपाय नहीं मिल पा रहा था। खूनी जंग शुरू हो गई थी। कबूतर पर बाज भारी था और होगा भी क्यों नहीं। गुरु अपनी सब कलाएं सिखा दे तब भी एक आध तो रही जाती है, और हलवाई तो गुरु घंटाल था। अब कबूतर थकने लगा था। उसके चारों ओर असीम विस्तृत नीला गगन था। जरा सा भी बिंदु छिपने वाला नहीं था। शक्ति क्षीण होती जा रही थी। अब कबूतर में जरा भी दम नहीं बचा था। वह किसी भी क्षण बाज का ग्रास बन सकता था। अपने जीवन का अंतिम समय जानकर कबूतर विक्रम के जन्म स्थान, उसके नगर कांची नगर की तरफ उड़ता जा रहा था। अंततः वह कांची नगर के आकाश में था। उड़ते उड़ते उसने राजा के महल की तरफ ना जाने किस उम्मीद से दृष्टि डाली। शायद अंतिम समय में अपनी प्रेयसी को देखना चाहता था। वह तो नहीं मिली, पर शायद उसके प्रेम की ताकत उसकी प्राण रक्षा का मार्ग तलाश कर ले आई। उसी का संपर्क सूत्र शायद उसे बचाने को तैयार था। कबूतर लगातार महल का चक्कर काट रहा था। उसके पीछे पीछे बाज भी लगा था। आज महाराज सूर्य प्रताप ने अपना दरबार खुले स्थान में उपवन में लगवाया था। सभी मंत्रीगण और दरबारी गण अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। पहरेदारों की कतार पहरा दे रही थी। महाराज भी एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। पहरेदार फरियादियों को महाराज की अनुमति मिलने पर महाराज के पास भेज रहे थे और वे अपना न्याय कर रहे थे। महल का चक्कर काटते काटते कबूतर ने देखा कि नीचे महाराज सिंहासन पर हाथ धरे बैठे हैं। उड़ते हुए कबूतर ने हवा में कलाबाजी खाई और अनार बनकर सीधे नीचे महाराज के हाथों में गिरा। महाराज ने आश्चर्य से ऊपर देखा और फिर उस अनार को देखा और अचंभे से बोले, लगता है भगवान ने यह दिव्य फल मुझे प्रदान किया है, तभी आकाश से आया है। बाज ने बाजी हाथ से जाते देखकर हवा में कलाबाजियां खाई और एक दीनहीन बूढ़े भिखारी के रूप में परिवर्तित होकर
पहरेदारों के पास जाकर महाराज से मिलने की अनुमति मांगने लगा। महाराज के पास जाकर उसने याचना की, मैं आपकी दान वीरता के चर्चे सुनकर आपके पास आया हूं। क्या जो मैं मांगू आप मुझे दे देंगे? महाराज ने कहा, मांगो जो भी मांगना चाहते हो। भिखारी बोला, ऐसा नहीं, पहले आप 3 बार त्रिवाचा करो। महाराज को क्रोध आ गया। अदना सा यह भिखारी मेरा विश्वास नहीं कर रहा। वे क्रोध से बोले, जा, मैंने त्रिवाचा किया, बोल क्या मांगता है? भिखारी ने कहा, महाराज मुझे वह अनार चाहिए जो आपके पास है। महाराज ने कहा, वह फल मैं तुझे कैसे दे सकता हूं? वह दिव्य फल तो मुझे भगवान ने दिया है। उसकी जगह चाहे तो 2-3 टोकरियां अनार ले जा। भिखारी ने कहा, मुझे तो वही अनार चाहिए बस, और कोई दूसरा नहीं। अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। ऐसा कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई खाली हाथ जाता। आज यह कैसे हो सकता था? महाराज ने कहा, अच्छा ले जा। ऐसा कहकर महाराज ने अनार भिखारी की तरफ उछाला। भिखारी पलटा, वैसा ही अनार अपने आप भी उछलता और छत से टकराकर नीचे जोर से गिरा। अनार फूट गया, उसके सब दाने बिखर गए। हलवाई ने तुरंत 2-3 फिरकियां लगाईं और वह एक तीतर बन गया। तीतर बनकर वह बड़ी तेजी से अनार के दानों को चुन चुनकर खाने लगा। महाराज और सभी मंत्री व दरबारी गण इस अजूबा को आश्चर्य से देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है। तीतर ने सभी दानों को चुन चुन कर खा डाला। अनार का एक टुकड़ा राजा के सिंहासन के पीछे छिपा रह गया, जो वह तीतर नहीं देख पाया। तभी वह टुकड़ा बहुत जोर से उछला और उसने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और बड़ी फुर्ती से झपटकर उस तीतर की गर्दन दबोच ली और 2-3 बार में ही झकझोर झकझोर कर उसे मार डाला। सबने बड़े आश्चर्य से देखा कि उस बिल्ली ने 2-3 पलटियां खाई और अब वहां बिल्ली की जगह विक्रम खड़ा था। विक्रम ने राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह अजूबा का तमाशा मैंने आपको दिखाया, अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। ठीक उसी वक्त मंत्री जी भी हांफते हुए वहां पहुंचे और कहने लगे, मेरा बेटा। इतना कहते कहते उनकी निगाह विक्रम पर पड़ी। वह बहुत प्रसन्न हो गए। राजकुमारी रत्नावली से विक्रम का विवाह धूमधाम से हुआ। फिर शानो शौकत से बारात सजाई गई और विक्रम की शादी माया से धूमधाम से हुई। इस पर सवाल भी उठे, लेकिन विक्रम ने सख्ती से कह दिया कि अगर माया नहीं होती तो मेरा जीवन भी नहीं बचता। इसलिए विक्रम ने सबसे पहले अपना वचन पूरा किया। सभी लोग चैन पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।